गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे भूगोल विषय का 11वीं कक्षा के भूगोल विषय का अध्याय 2 का लेक्चर 3 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हिमालय पर्वत के 2 भागों के बारे में, कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय और उत्तरांचल और हिमाचल हिमालय के बारे में कर लिया था। आज हम करेंगे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, जिसका तीसरा भाग है कौन सा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इस हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय, यानी कि अगर मैं बात करूँ इसके पश्चिम में कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय, जिसको महाभारत हिमालय भी कहा जाता है, और पूर्व में भूटान हिमालय है। यहाँ तेज भाव वाली तीस्ता नदी और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी महत्व की, तो यहाँ पर कौन सी प्रमुख नदी है, तीस्ता नदी, और कौन सी ऊंची चोटी है, कंचनजंगा, जो एक महत्वपूर्ण चोटी में से, हिमालय की चोटियों में से आती है, जो सिक्किम के अंदर है। कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियां हैं। इन पर्वतों पर लेप्चा जनजाति, कौन सी जनजाति, लेप्चा जनजाति, जो सिक्किम की जनजाति है, और दक्षिणी भाग में मिश्रित जनसंख्या जैसे नेपाली, बंगाली आदि शामिल हैं, पाई जाती हैं। यहाँ का मध्यम ढाल, जीवाश्म युक्त मिट्टी, पर्याप्त वर्षा चाय के बागान के लिए उपयुक्त है। अब अगर आप देखें तो भारत में जो चाय, उत्तम किस्म की जो चाय मिलती है वो कहाँ मिलती है, दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, दार्जिलिंग में ही मिलती है। और अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय की शुरुआत की थी, क्योंकि यहाँ की जो मृदा है वो चाय की फसल के लिए काफी उपयुक्त है। इसके बाद आप अगला करने से पहले एक बार मैप में भी इसको साथ साथ देखते हुए चले कि मैप में कहाँ पे, जैसे 2 हमने कर लिए थे, जम्मू कश्मीर हिमालय, और यहाँ पे जैसे हमने हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय कर लिया था। अब ये जो है आपका पड़ोसी देश नेपाल है, तो यहाँ पर कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय, और इधर भूटान, तो ये भूटान हिमालय। सिक्किम जो है बीच में आपका छोटा सा जो दिख रहा है हमारा राज्य सिक्किम, तो यहीं पर ये है सिक्किम हिमालय। बिल्कुल छोटा सा है देखने में, लेकिन इसका काफी महत्व हमारे लिए है। अगला जो करेंगे हम करेंगे अरुणाचल हिमालय, जो अरुणाचल जो प्रदेश है उसके अंदर है। देखें तो यहाँ पे अरुणाचल हिमालय, इसका विस्तार भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक है, यानी कि कहाँ तक है, डिफू दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और इसके जो पश्चिम में है वो सॉरी, इस हिमालय के अगर पश्चिम की बात करूँ तो कौन है, उसमें भूटान है। और यह श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई है। इसकी मुख्य चोटियां कौन कौन सी हैं, कुला कांगड़ी और नामचा बरवा। अब एक बार नामचा बरवा को आप ध्यान से देख लें कि जो हिमालय पर्वत है उसकी शुरुआत होती है नंगा पर्वत से, जो हमने कर लिया था, और जो लास्ट में जो इसकी जो चोटी आती है, जो लास्ट इसकी श्रेणी है वो है नामचा बरवा। इसके बाद इसकी जो प्रमुख नदियां वो ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा को पार करती हुई गहरे महाखंड गोर्जिज बनाती है। जब नदी चलती है घाटी से तो क्या बनाती है, गहरी खाई जैसे इस प्रकार से भूमि के ऊपर बना देती है, तो उसको क्या कहते हैं, गोर्ज, गोर्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिहांग, दिबांग, लोहित, सतवाहिनी, यानी कि पूरा साल बहती है ये, और ये जल प्रपात भी बनाती है, झरने भी बनाती है, क्योंकि पूरा साल इनमें क्या रहता है, पानी रहता है, तेज भाव पानी का इनके अंदर रहता है। प्रमुख जो जनजातियां वो यहाँ की है मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी और नगा। फिर से देख लें, मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी और नगाया की प्रमुख जनजातियां हैं, जो यहाँ पर कौन सी कृषि करती हैं, झूम कृषि करती है, जिसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, और कृत्रिम धैन। इस कृषि में लोग क्या करते हैं, ये एक स्थान पर नहीं रहते हैं, ये 3 से 4 साल में जगह बदलते हैं। पेड़ों को काटकर और जलाकर, कृत्रिम का अर्थ होता है काटना और धैन का अर्थ जलाना, पेड़ों को काटकर और जलाकर फिर कृषि करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर परिवहन की सुविधाएं की बात करें तो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ के इसके लिए अरुणाचल और असम सीमा पर द्वार बनाए गए हैं। अब द्वार से आपको याद भी रह जाएगा, द्वार किसके लिए होता है, प्रवेश के लिए होता है, तो ये परिवहन के लिए द्वार है, जिससे परिवहन किया जाता है। ये एक प्रकार से जो घाटियां, जिनको हमने दून भी कहा था पीछे जो हमने टॉपिक करा उसमें, तो घाटियां ही होती हैं जिससे ये लोग परिवहन के लिए प्रयोग करते हैं। एक प्रकार से इनके लिए परिवहन के मार्ग होते हैं, द्वार होते हैं। नेक्स्ट जो और लास्ट जो हिमालय पर्वत का जो भाग है वो है पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, यानी कि हम जो मैप में कर रहे थे, हम इधर से चलते हैं, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और फिर आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब बात करेंगे जो पूर्व के हमारे राज्य हैं, यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, इस क्षेत्र की मैं बात करूंगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, हिमालय पर्वत के इस भाग में इन पहाड़ियों को स्थानीय नामों से जाना जाता है, यानी कि हिमालय पर्वत के अंदर इनको नहीं लेते, इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। प्रमुख पहाड़ियां पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो, अरकान पहाड़ियां हैं। अब एक बार एक एक करके अगर आप देखें तो मैप में आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहले अगर आप ऊपर अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो पटकाई बुम, जो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है। इसके बाद नागालैंड आता है आपका, तो नागालैंड में
नगा पहाड़ियां। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है मणिपुर, तो मणिपुर की पहाड़ियां, मिजोरम की पहाड़ियां, और इधर आपकी इन्हीं के साथ लगती हुई यहीं पर क्या है अरकान की पहाड़ियां। यानी कि ये सभी पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती हैं। मणिपुर घाटी के बीच लोकटक झील, अभी एक आप की बहुत महत्वपूर्ण झील है, जो छोटा प्रश्न आपका बनेगा कि लोकटक झील कहाँ पर है, वो मणिपुर में है। लोकटक झील स्थित है। इसके चारों ओर मिजोरम, जिसे मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है। कौन सा बेसिन है इसके चारों ओर? मोलिसिस बेसिन भी इसके चारों ओर स्थित है। बैराक मणिपुर मिजोरम की प्रमुख नदी है। बैराक आप एक बार ध्यान से देख लिया, अगले लेसन में भी इसका जिक्र आएगा। बैराक नदी है, ये मेघना नदी की सहायक है। अगर मैप में दिखाऊं मैं आपको, तो जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से असम होती है, बांग्लादेश में आती है, तो लास्ट में उसका नाम बदलता है, बैराक नाम, सॉरी मेघना नाम उसका हो जाता है। और मेघना में कौन सी नदी मिलती है आके? ये नदी जो हमारी है वो बैराक नदी है। ये मणिपुर और मिजोरम की एक प्रमुख नदी है। आज हमारा जो ये जो हमारा हिमालय पर्वत था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्रमुख भूभाग जिसका विशेष महत्व भारत के लिए, क्योंकि भारत में कृषि जो की जाती है वो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में की जाती है, तो वो हमारा उत्तरी भारत का मैदान, जिसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? पंजाब है हमारा, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, और असम भी इसके अंदर आ जाता है। ये हमारे सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की लंबाई 3200 किलोमीटर है। कितनी इसकी लंबाई? 3200 किलोमीटर है, और इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। अगर ये मैं बात करूं यहाँ से पंजाब से लेकर यहाँ असम तक, तो ये कितना लंबा है? 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई। और अगर चौड़ाई की बात करें तो औसत चौड़ाई कितनी इसकी? 150 से 300। अब ये ज्यादा भी है, कई क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इधर असम में इसकी चौड़ाई बिल्कुल ही कम है। तो ये औसत अगर देखें तो 150 से 300 किलोमीटर के बीच ये चौड़ाई इसकी पाई जाती है। और जलोढ़ निक्षेप जिससे ये मैदान बना है, जिस मृदा से, जलोढ़ मृदा से, जलोढ़ निक्षेप से नदियों के द्वारा जो लाई जाती है, उसकी गहराई की बात करें तो वो 1000 से 2000 मीटर की है। यानी कि काफी मोटी परत यहाँ जलोढ़ मृदा की पाई जाती है। इसके बाद इस मैदान के कुछ भौतिक विभाग हैं। इसी मैदान को हम कुछ भागों में बांटेंगे, जैसे हमने हिमालय पर्वत को बांटा था। तो इसके 4 प्रमुख भौतिक भाग हैं, भाबर, खादर, तराई और बांगर। अब सबसे पहले बात करते हैं भाबर की। शिवालिक पर्वत श्रेणी के गिरिपद क्षेत्र। गिरिपद क्या होता है? जब पर्वत होता है ना, पर्वत के नीचे का जो क्षेत्र होता है जहां पर पर्वत खत्म होता है, मैदान शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं गिरिपद। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी के गिरिपद क्षेत्र में सिंधु से तीस्ता नदी के बीच 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी, यानी कि इसकी पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसे भाबर कहते हैं। यहाँ नदियां पर्वतों से मैदानों में प्रवेश करते हैं, जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पर्वत और मैदान शुरू हो जाते हैं। और जब नदी पर्वत से नीचे उतरती है तो पानी का बहाव कम होने के कारण, क्योंकि ढाल कम है, ये पत्थरों और बजरी को जमा करना शुरू कर देती है। इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो अवसाद के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। यानी कि जो क्षेत्र है एक बार वो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ तक था हिमालय पर्वत। अब जब हिमालय पर्वत से नीचे जब नदियां उतरेंगी, जैसे यमुना आएगी, गंगा आएगी, घाघरा, गंडक, कोसी, इसकी सहायक नदियां आएंगी, तो सब जब नीचे उतरेंगी तो क्या करेंगी? ये अपने साथ जो भी मटेरियल लाती है, जो मोटे पत्थर कंकड़, उनको जमा करना शुरू कर देती हैं। और अगर मोटे पत्थर कंकड़ से होकर नदी अगर बह के जाती है तो वो हमें दिखाई कम देती है, वो विलुप्त हो जाती है, गुम्फित नदी वो बन जाती है, गुफा के अंदर से होकर वो बहना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं, भाबर। और भाबर के बाद जो अगला जो हमारा क्षेत्र आता है वो है तराई। भाबर के जस्ट बाद भाबर के दक्षिण में यह मैदान का वह भाग है जब भाबर की लुप्त नदियां पुनः भूतल पर प्रकट होते हैं। जो नदियां पिछले में विलुप्त हुई थी वो अब दोबारा से दिखना शुरू हो जाती हैं। इस क्षेत्र में अनूप बन जाते हैं, लैगून भी जिनको हम कहते हैं, अनूप बन जाते हैं, जिसे तराई कहते हैं। और इसमें बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी होती है। अब जो ऊपर जो क्षेत्र था उसमें तो मोटी मिट्टी जमा कर दी नदी, लेकिन अब जो मोटे पत्थर थे वो तो जमा हो गए, अब जो बारीक कण है वो जमा शुरू कर देती है नदी। बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी होती है। यहाँ पहले घने वन्य प्राणी रहते थे, लेकिन अब कृषि की जाती है। और यहाँ पर अब भी क्या मिलते हैं? ऊंची घास, घास के नाम है ये ऊंची घास, हाथी घास, भाबर घास यहाँ पर पाई जाती है। अब जब आप
ये क्षेत्र तो था भाबर का। अब इससे आगे जब आएंगे तो कौन सा शुरू हो जाएगा, तराई का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जहां पर काफी ज्यादा कृषि अब की जाने लगी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बांगर और खादर। इन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा संबंध है, बांगर और खादर। यह प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। तराई के बाद कौन सी मिट्टी जमा शुरू हो जाती है, अब ऊपर तो कण थे, कंकड़ थे जैसे, लेकिन अब मिट्टी जमा होना शुरू हो गई है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। यह क्षेत्र ऊंचा उठा हुआ है, इसलिए यहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता और यह कम उपजाऊ होता है। अब पुरानी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नीचे दबी हुई है, तो ये क्या है, कम उपजाऊ है। और खादर याद कैसे रखेंगे, बांगर और खादर में अंतर भी आपका बार बार क्वेश्चन में आता है, पेपर में जैसे आता है बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करते हो, कैसे करेंगे। बांगर तो क्या है, पुरानी जलोढ़ है, कम उपजाऊ है, यहाँ पर बाढ़ का जो जल है वो नहीं पहुंच पाता। और अगर मैं बात करूं खादर की, तो खाद डालने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ये उपजाऊ है। खादर यानी कि खाद की आवश्यकता नहीं है। यह मैदान का निम्न भाग है, यहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ से जलोढ़ बिछ जाते हैं, यानी कि नई मृदा जमा हो जाती है और प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमा होता है। यह अत्यंत उपजाऊ है। यह क्षेत्र कृषि के लिए श्रेष्ठ प्रदेश है, यानी कि सबसे ज्यादा कृषि अगर उत्तर भारत के मैदान में की जाती है तो वो यहीं पर की जाती है। अगर आप मैप के अंदर देखिए खादर और बांगर को, तो सबसे पहले जैसे हिमालय पर्वत, फिर हमारा भाबर, फिर हमारा तराई, और इसके नीचे का ये क्षेत्र है ये खादर और बांगर के अंतर्गत आ जाता है। अब इसी उत्तर भारत के मैदान की कुछ और विशेषताएं, जैसे कि यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन से, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और इनकी सहायक नदियां। सहायक नदी जैसे आप गंगा की और यमुना की डिटेल में अगले अध्याय में करेंगे। और नदी अपर्दन निक्षेपण स्थला करती है, यानी कि नदियां जब चलेंगी तो अपर्दन भी करेंगे और निक्षेपण जमाव भी करेंगी मटेरियल का। तो कौन कौन से आकृतियां बनाएंगी, बालू रोधिका बनाएंगी, विसर्प जैसे सांप की तरह नदी चलना शुरू हो जाती है, गोखुर झील जैसे बनाएंगी। गोखुर झील जैसे विसर्प में अगर कटाव हो जाता है तो गोखुर झील जैसे इस प्रकार से बन जाती है। और गुम्फित नदी जो जैसे हमने करी भाबर के अंदर, गुम्फित नदियां बनाती हैं। प्रमुख फसलें, अब उपजाऊ मिट्टी तो फसलें तो मेनली इसमें ज्यादातर उगाई जाती हैं, लेकिन प्रमुख जो फसलें वो हैं गेहूं, चावल, गन्ना और जूट। जूट जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर उगाई जाती है, चावल जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, और गेहूं पंजाब, हरियाणा में जैसे उगाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा भी यहाँ पर बनाती हैं, और हरियाणा व दिल्ली गंगा और सिंधु नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन आपका बनता है, जल विभाजक किसे कहते हैं, तो जब दो नदी तंत्रों को कोई ऊंचा उठा भाग अलग कर देता तो उसको क्या कहते हैं, जल विभाजक। और हरियाणा का जैसे अंबाला है वो नगर मुख्यतः, वो जिला हमारा मुख्यतः सिंधु और गंगा नदी के जल को अलग अलग कर देता है, तो एक किसका काम करता है, जल विभाजक का वो काम करता है। जैसे कि हरियाणा आपका ये है, तो हरियाणा से इधर का जो क्षेत्र है उसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक है, और इधर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन सी नदियां हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियां, तो ये जल विभाजक का कार्य करते हैं। आज हमारे दो जो भू आकृतियां भारत की वो कंप्लीट हो गई, हिमालय पर्वत और उत्तर भारत का मैदान। कल के लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में करेंगे, और आज जो मैंने कराया वो आप नोटबुक में बता रहे हो, उसको अच्छे से रीड भी करें, और मैप की हेल्प भी आप साथ साथ लें, मैप भी आप साथ में भरते हुए चलें। धन्यवाद।